वीडियो को एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पुनर्परीक्षा जून 2024 हिंदी साहित्य जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है। यह परीक्षा 4/9/2024 को हुई थी। ये पूरे पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। इस दौरान जो पीवाईक्यू हैं वो बताते रहेंगे और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको साझा करता रहूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राहुल सांकृत्यायन कृति मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, पहले हम डायरेक्टली इसकी ईयर्स देख लेते हैं। राहुल संख्या मेरी जीवन यात्रा 1946 में प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कृत आत्मकथा, ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी, ये प्रकाशित हुई थी 1941 में। नेक्स्ट है सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण, उनकी पुस्तक है, ये 1958 में प्रकाशित हुई थी। लास्ट है बनारसी दास जैन अर्धकथा, ये 1641 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है ECABD, यानी ए ऑप्शन सही है इसका। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची नंबर 1 से 2 का मिलान कीजिए। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और अपनी उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। ये लाइन किसने कहा था? ये कहा था दुर्जन ने। ये बकरी कहानी के पात्र हैं। ठीक है, मैं उसे मानता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा, यह चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त ने खुद कहा था। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त नाटक के अंदर। और नेक्स्ट, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, ये विलोम ने कहा था आषाढ़ का एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर इस हिसाब से ए होना चाहिए। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। बाकी का इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण है? बापू, साधना, एल्बम, टूटा तारा, मुक्ति, फौज। तो इसका सही आंसर है बापू और टूटा तारा और लास्ट में एल्बम, ये तीनों, यानी ए ऑप्शन सही है। सॉरी, यानी सी ऑप्शन सही है, ABE। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मनुष्य का मन है भैया जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है, यह वाक्य किस उपन्यास का है? झूठा सच, तमस जिंदगी नामा या फिर मानस का हंस। तो इसका सही आंसर है मानस का हंस। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये बाकी का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह किसका कथन है? अमरकांत का या ज्ञान रंजन जी का, कमलेश्वर का या फिर प्रेमचंद जी का है? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद जी, उनकी कही हुई ये वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से संकेतार्थ वाक्य का उदाहरण है। वह खाता है, वह नहीं खाता है, तुम जाओ वह पढ़ें, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। तो इसका सही आंसर है यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल अवश्य होता। तो ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। छायावादी विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है, यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की, बच्चन सिंह की, अज्ञेय की या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी कही हुई ये बात है। ये रहा बाकी का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है, यानी हमें 3 इनमें से गलत स्टेटमेंट्स ढूंढनी है। ठीक है, पहला क्या, यह नाटक 1881 में लिखा गया था और काशी के दशाश्वमेश्वर घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ था, ये बात सही है। और नेक्स्ट है, इस नाटक में 5 दृश्य नहीं, ये गलत है। द्वितीय अंक स्थान जंगल है, ये भी गलत है। तीसरे दृश्य में ज्ञान और अज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है, सही बात है। लास्ट है, सांच कहे तो पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, यह चौथे अंक का गीत है, नहीं, ये चौथे अंक का गीत नहीं है, यानी BCE ये गलत है, यह ए ऑप्शन इसका होना चाहिए। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है? मैं तो सुनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने 1 पैसा भी दहेज ले लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। ठीक है, इसमें सही हमने ढूंढना, ये तो सही है। ठीक है, गोदान से ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, कैसे चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ तो कोई किसी चाकरी चाकर नहीं है, सभी बराबर हैं। सही बात है, ये गोबर ने कहा था स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ये दबे पांव उठे बच्चे के पास जाकर एक बार उसे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुशाला उड़ाया। ये गलत है, इसका नहीं है। मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरते हुए नवयुवक की आंखों के आगे सहसा अंधेरा छा गया। ये भी गलत है। लजाते हो क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा। सही आंसर है ये ई, यानी इसका आंसर हुआ ABE। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें ढूंढना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? तो अरस्तु के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते थे। गलत, ये नहीं है, अरस्तु नहीं मानते थे। अरस्तु ने केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है। सही बात है। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ये भी सही है। कथावस्तु से अरस्तु का तात्पर्य घटनाओं के विन्यास से है। यह कथावस्तु को त्रासदी की आत्मा मानते हैं। सही बात है। अरस्तु का मानना है कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है। गलत, ये गलत है। यानी ए और ई यानी डी इसका सही ऑप्शन है। ये रहा डिटेल्ड आंसर, बाकी का बचा हुआ डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कल्पना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर यहाँ पे असत्य कथन हमें ढूंढना है। ठीक है, यानी कॉलरिज ने कल्पना पर तर्क संगत ढंग से विचार किया और कहा यह बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है, किंतु रहस्यमय नहीं। सही बात है। नेक्स्ट है, कॉलरिज ने कल्पना के प्रारंभिक तथा विशिष्ट 2 भेद माने हैं। सही बात है। मुख्य या प्रारंभिक कल्पना एक आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन है, शक्ति अथवा आत्मशक्ति के अन्य सभी पहलू प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। गलत है ये स्टेटमेंट। कॉलरिज प्रज्ञा को प्रतिभा से ऊंचा मानते हैं, उसी प्रकार ललित कल्पना को कल्पना से श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी गलत है। कॉलरिज ने गौड़ या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि माना है। ये बात सही है, यानी सी और डी इसका गलत है और यही इसका आंसर होना चाहिए, सी और डी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नागमती वियोग खंड के निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चलो इसका सही सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले आएगी बी लाइन, बी वाला स्टेटमेंट। ये है झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहिदीन। फिर नेक्स्ट आता है ए, जिन घर कंता ते सुखी जिन तिन गारों और गर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर आता है डी वाला स्टेटमेंट, पीयू सौ कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग। फिर नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पर, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ। फिर लास्ट स्टेटमेंट आती है, बस बरस दिवस धनी रो के हारी परी चित झांक। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साकेत नवम सर्ग की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो साकेत की जो नवम सर्ग की पंक्तियां हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले आएगा ए, करुणे क्यों रोती हो उत्तर में और अधिक तू रोई। फिर नेक्स्ट आएगा सी, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिभा थाप। फिर नेक्स्ट आता है बी, वेदने तू भी भली बनी। फिर नेक्स्ट आएगा चौथे नंबर पे, सखी पतंग भी जलता है हाँ दीपक भी जलता है। लास्ट में आता है, निरख सखी ये खंजन आए। यानी ये सीक्वेंस है जो कि ए ऑप्शन बनाता है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनका कब का कालक्रम है उस हिसाब से देखना है। चलो, रुद्र भट्ट ये हैं 10वीं शताब्दी से, रुद्रट जो है ये 9वीं शताब्दी से हैं, और नेक्स्ट है भट्ट तौत, ये 10वीं शताब्दी से हैं, और अभिनव गुप्त जी ये हैं 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच, और लास्ट वाले जो हैं धनिक ये 11वीं शताब्दी के हैं। यानी इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है बी। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चीफ की दावत कहानी से उद्धत कौन सा कथन श्यामनाथ का नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन को देखते हैं।
पहला है, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। ये सामनाथ का नहीं, ये उनके बॉस का है। मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, क्या कौन सा कथन नहीं है ना, तो ये तो उसका कथन है। मैं नहीं चाहता कि, एक सेकंड, नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरा कथन, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया है। ये बात सही है। यह फटी हुई साहब मैं आपको नहीं बनवा दूंगी, ये बात सही है। नेक्स्ट है, वाह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने, ये बात गलत है। नेक्स्ट है, तिनकर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, ये बात सही है। यानी ए और डी इसका सही आंसर है। सी, ये रहा क्वेश्चन नंबर, इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना ईश्वर दास की नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, राम जन्म या फिर भरत विलाप, अंगद पैज या फिर रामायण कथा। तो इसका सही आंसर है रामायण कथा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें विशंभरनाथ जिज्जा, ये विदारण हृदय कहानी से हैं। सूर्य नारायण दीक्षित, ये चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, ये उससे रिलेटेड है। माधव प्रसाद मिश्र, ये पुरोहित का आत्मत्याग से रिलेटेड है। और कार्तिक प्रसाद खत्री, ये दामोदर का राव की आत्मकहानी। यानी इसका सही आंसर है डी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आई ए रिचर्ड्स की पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाना है। बहुत बार पूछा गया पीवाईक्यू में, रट लो इसे, नहीं रट सकते तो भूल जाओ नेट जेआरएफ। तो इज्जत से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए पढ़ लो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। द फिलॉसफी ऑफ रेट्रिक, द फिलॉसफी ऑफ रिटारिक, ये 1936 की है, रिटोरिक। साइंस एंड पोएट्री 1926 में प्रकाशित हुई थी। अभी के अभी इसी के साथ नोट्स बना लेना, अगर ये वीडियो देख रहे हो और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। या तो खुद से नोट्स बना लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जो सही लगे वो कर लो, ठीक है। बट ये रट लो, इनकी गिनी चुनी जो पुस्तकें हैं रट्टा मार लो, पूछते हैं, ऑल्टरनेटिव ईयर में कभी भी आ सकता है, ठीक है। चलो, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये 1929 में आई थी। फिर है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ये आई थी 1922 में। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बार बार पूछते हैं, ये बुक तो बार बार रिपीट होती है पीवाईक्यू में, ठीक है। ये 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है सी, ठीक है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक द्वारा भूमिका में किया गया है। झूठा सच, जिंदगीनामा, तमस, धरती धन पर धन अपना, परीक्षा गुरु। तो इसका सही आंसर है जो वो है परीक्षा गुरु, यानी ई इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर, इसका डिटेल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आँख कान नाक आदि को लेकर निबंध लिखने वाले निबंधकार हैं कुबेरनाथ, बालकृष्ण भट्ट, विवेकी राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने लिखा, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाने, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है। आकाशदीप से पिता से सिक्का बदल गया, उसने कहा था। तो इसका सही आंसर है उसने कहा था, यानी डी ऑप्शन सही है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। दोषा विपत्ते तत्र गुणाम संपत्ते तथा। तो इसका जो ये कथन आचार्य ने दिया था जो है दंडी, उन्होंने ये दिया था। गुण विपर्याय यात्मनो दोषा, ये दिया था वामन जी ने। नेक्स्ट है मुख्यार्थ हित दोष यशस्य मुख इतिर पस्कर्ष, तो इसको मम्मट ने दिया था।
इस लक्षण को दोष सर्वात्मना जात्यो रस हानिकारो ही सह, यह केशव मिश्र जी के द्वारा दिया गया था। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर है ए। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है हमें। आनंद कादम्बिनी ये रामचंद्र शुक्ल जी की है, संपादक ये हैं, और विचार जो है ये इसके भगवती चरण वर्मा जी हैं संपादक। समालोचक इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और सुदर्शन के देवकीनंदन खत्री जी आलोचक, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध से लिया गया है? संस्कृति और सौंदर्य। कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम। उठ जाग मुसाफिर। तो इसका सही आंसर है कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में जयशंकर करदम का उपन्यास है? छप्पर, हिडिंबा, मुक्ति पर्व या फिर तलाश। तो इसका सही आंसर है छप्पर, जयप्रकाश करदम जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सुधाकर अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? नवीन चंद्र जी, श्याम सुंदर सेन है, तारा मोहन मित्र या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है तारा मोहन मित्र, ये इन्होंने दिया था। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, बाकी का यहाँ रहा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जायसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। प्रभावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं है। यह पंक्ति किस इतिहासकार की है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, विजय देव नारायण शाही जी की है या फिर बच्चन सिंह की है? तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह, उन्होंने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सर्वदमन किस उपन्यास का पात्र है? धरती धन्ना अपना, आपका बंटी, राज दरबारी या फिर तमस। तो इसका सही आंसर है राग दरबारी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अर्थवान कठोदगीढ़ ध्वनि समिष्ट ही भाषा है। भाषा की उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पीडी गुणे या फिर वांद्रेय, सुकुमार सेन, बाबूराम सक्सेना। तो सही आंसर है सुकुमार सेन, उन्होंने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, बाकी का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30, इसको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना। काव्य सिद्धांत और दार्शनिक मत, इसके बीच में सही मिलान करना है। उत्पत्तिवाद ये मीमांसा दर्शन से जुड़ा हुआ है, और अनुमितिवाद ये जुड़ा हुआ है न्याय दर्शन से, और भुक्तिवाद जो है ये जुड़ा है सांख्य दर्शन से, और लास्ट है अभिव्यक्तिवाद, ये शैव दर्शन से जुड़ा हुआ है। यानी इस प्रकार जो सीक्वेंस बनेगा वो बी ऑप्शन सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सरोजनी नायडू और मैथिली शरण गुप्त से लेकर अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु तक बाहर लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञेय ने अपने किस संस्मरण में संस्कृत किया? चेतना के बिंब, एक बूंद सहसा उछली, स्मृति लेख, अरे यायावर याद रहेगा। तो इसका सही आंसर है स्मृति लेख। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हमें सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। यह किसने कहा था? ये किस निबंध से है? ये संस्कृति और सौंदर्य से लिया गया है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। तो ये उठ जाग मुसाफिर से है वैसे, और ये ऑप्शन आगे होगा आई गेस, ये यहाँ पे है चौथे नंबर पे। तो ये जो है ये चौथे से जुड़ा हुआ है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो ये मजदूरी और प्रेम से ली गई है। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए? किस ओर बता दो सखी किस ओर, ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उससे ली गई है लाइन। चौथा ये सेकंड नंबर वाले से ली गई है। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। साधारणीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में गृहीत होना साधारणीकरण व्यापार कहलाता है। सही बात है। और नेक्स्ट है काव्य नाटक में साधारणीकरण विवादी
विभावादि के सम्मिश्रण क्रियाकलापों के समस्त घटना चक्र का होता है। ठीक है, बी है ये। सी, ये सही है। सी, साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विमुक्त हो जाता है, सही है। नेक्स्ट है डॉक्टर नागेंद्र ने अवलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है, गलत है। कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को आचार्य शुक्ल सहित सभी काव्य शास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की है, गलत, ये गलत है। तो यानी डी और ई इसका ऑप्शन सही होना चाहिए, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। बाकी का डिटेल्ड आंसर यहाँ रहा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो। प्रयुक्त काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया था? भामह ने दिया था, दंडी ने दिया था, वामन ने दिया था, या फिर मम्मट ने दिया था? इसका सही आंसर है वामन, उन्होंने ही ये आचार्य दिया था। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दोष रहित और उन गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ जो सो कवित है ताको करो विचार। काव्य लक्षण किस आचार्य का है? केशव का है, कविदेव का है, या फिर श्रीपति का है, या लास्ट में कुलपति मिश्र जी का है? तो सही आंसर है कुलपति मिश्र जी, ये उन्होंने दिया था। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है? गांवों की दुनिया, गांव का मन, नया गांव नाम, गवई गंध गुलाब। तो इसका सही आंसर है गांव का मन, ये उनकी रचना निबंध नहीं है। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जम सतयुग थापन करन नासन मलेक्ष आचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल की अवतार, या मंगलाचरण किस नाटक का है? भारत दुर्दशा, संदूर की होली, अंधायुग, एक और द्रोणाचार्य। तो इसका सही आंसर है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये लिखा था, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन हैं। तो इसमें हमें सही कथन ढूंढने हैं। ठीक है, पहला है ऋषिकेश उपनाम से ब्रजभाषा की रचना की थी, सही बात है। नेक्स्ट है ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की थी, यस, ये भी सही है। अनद्य नामक गीत नाट्य की रचना की थी, नहीं। मिलन नामक प्रबंध काव्य की रचना की थी, नहीं। रुक्मिणी परिचय नाटक की 1894 में रचना की थी, ये सही है। ए बी ई यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। बाकी का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका द्वारा नहीं कहा गया है? ठीक है, यानी नहीं कहा गया, जो वो वाले हमें ढूंढने हैं। ठीक है, पहला है इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है, ये मल्लिका ने नहीं कहा था, ये प्रियंगु मंजरी ने कहा था। ठीक है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं, ये बात सही है, उसने कहा था। मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है, ये उसने मल्लिका ने नहीं कहा था। नेक्स्ट है नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, यह मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता, ये बात सही है, जब वो कालिदास के मरने की खबर पाती है। लास्ट है थक गया था अब भी थका हूँ परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी, ये कालिदास ने कहा था, ये मल्लिका का स्टेटमेंट नहीं है, यानी इसका ऑप्शन बी ए सी ई, सॉरी क्या ए सी ई सही था, सी ऑप्शन सही है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अज्ञेय ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है? शेखर जोशी को, भीष्म साहनी को, जैनेन्द्र को, या फिर ज्ञानरंजन को? तो सही आंसर है जैनेन्द्र को, उन्होंने ये अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कविता क्या है? हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी। निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है, इन उपशीर्षकों का सही क्रम इन्होंने मतलब बेसिकली इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो सीक्वेंस में देख लें। सबसे पहले आता है ए सभ्यता के आवरण और कविता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ये मार्मिक तथ्य, फिर आता है काव्य और व्यवहार, फिर नेक्स्ट आता है भावना और कल्पना, एंड लास्ट में आता है कविता पर अत्याचार। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो डी है, यह डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सफलता और चरित्रार्थ में अंतर। मनुष्य मारणा शास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, उठ जाग मुसाफिर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो सही आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये रचना लिखी थी, निबंध।
ये रहा बाकी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से खरोष्ट लिपि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें नहीं है पूछा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। खरोष्ट दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यस। खरोष्ट लिपि माने उर्दू समझ लो, उर्दू में के जो जो फीचर्स होंगे वो सही है, जो जो नहीं है वो गलत है। खरोष्टी में वर्णों की संख्या केवल 30 है, नहीं, गलत है। खरोष्टी आर्य भाषा की समस्त ध्वनियों को अंकित करने में सामर्थ्य है, गलत, ऐसा नहीं है। खरोष्टी में संयुक्ताक्षर लिखने की सुविधा नहीं है, सही बात है। खरोष्टी में स्वरों तथा मात्राओं में ह्रस्व और दीर्घ का भेद नहीं है, सही बात है। यानी बी और सी इसका गलत है, बाकी सब सही है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृति के 4 अध्याय यानी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यानी इन 5 में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, तो जो गलत है उन्हीं को हमें चुनना है। ठीक है, तो पहला है, राजनीति के धरातल पर समस्त परस्पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल पर एक होने लगे, ये बात सही है। इसी से सत्य के प्रचार से जैसे जीवन के अन्य मूल्य नष्ट होते हैं, वैसे ही एकता और प्रेम भी नष्ट होती है, ये गलत है, यहाँ से नहीं लिया। सूफियों और कलंदरों के प्रभाव से भारत में इस्लाम का रूप बदल गया, सही बात है। अचरज यह है कि ऐसा करने की अनुमति उन्हें खुद पोप ने नहीं दी थी, ये गलत है। नेक्स्ट है, कलकत्ते के मदरसे और काशी के संस्कृत कॉलेज के बाद कंपनी सरकार ने कई वर्षों तक शिक्षा की दिशा में तीसरा कदम उठाया, गलत है। यानी BDE जो है ये कथन सही नहीं है और यही इसके आंसर हैं। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, राजनीति में कहा है, राजा सुख भोगी हैं, सदा मंत्री करहि संहार, राजकाज बिगेर कहछू तो मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु उपन्यास में यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसने, मदन लाल ने कहा था, शंभू दयाल ने कहा था, या फिर चुन्नी लाल ने कहा था, या फिर पुरुषोत्तम दास ने कहा था। तो सही आंसर पुरुषोत्तम दास है, उसने ये कहा था। तो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जैनेन्द्र की सृजन पंक्तियों में नैतिक विशिष्टता और अज्ञेय में वैयक्तिक विशिष्टता के बावजूद कहीं कहीं उसके सामान्यीकरण के अंतर्द्वंद का भी आभास मिलता है, जहां पात्र और स्थितियां स्वयं प्रमुख हो उठती हैं। यह कथन किस कथालोचक का है? नामवर सिंह का, मधुरेश का है, या कमलेश्वर का है, राजेंद्र यादव का है? तो इसका सही आंसर है कमलेश्वर, उनका ये कथन है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, बाकी का आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, खड़ी बोली गद्य के विकास में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार बाद से पहले के क्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान रखना, बाद से पहले पूछा है, पहले से बाद के क्रम में नहीं पूछा है। ठीक है, तो बाद से पहले के क्रम में हमें लगाना है। तो इसका सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले इस सीक्वेंस में आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फिर नेक्स्ट आएगा लल्लूलाल द्वारा प्रेम सागर की रचना, फिर तीसरे नंबर पे आएगा हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन, फिर नेक्स्ट आता है आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, एंड लास्ट में आएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा बनारस अखबार का प्रकाशन, यानी बी ऑप्शन सही है। ये रहा इसका बाकी का डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो गीतिका, अर्चना, कुकुरमुत्ता, गीत कुंज, अड़िमा, ये इनके रचनाओं के बारे में 2-3 बार PYQ में पूछा जा चुका है। जैसे जयशंकर प्रसाद का याद किया, वैसे इनके रचनाओं का काल याद कर लो, प्रकाशन वर्ष याद कर लो, बहुत पूछते हैं। गीतिका 1900, देखो ईयर्स देखते हैं पहले। गीतिका 1936 में प्रकाशित हुई थी। अर्चना जो है वो प्रकाशित हुई थी 1950 में। गीत गुंज जो है वो प्रकाशित हुई थी 1954 में। अणिमा जो है वो प्रकाशित हुई थी 1943 में। एंड लास्ट में कुकुरमुत्ता ये प्रकाशित हुई थी 1942 में। यानी इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा सी वाला, AEDCB। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, राय मल्ले पांडे कृत हनुम चरित्र का रचना वर्ष है। संवत 1696, संवत 1689, 89 सही, 1698,
संवत 1692। तो इसका सही आंसर है संवत 1696, संवत 1696, यानी ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, रचना और रचनाकार के बारे में बताना है। निर्वासन किसकी रचना है? निर्वासन अखिलेश जी की रचना है। नागरी सभ्यता राकेश मिश्र जी की रचना है। कालमृग की पीठ पर, ये रचना जितेंद्र श्रीवास्तव जी की है। और लास्ट में अगम बहे दरियाव, ये शिवमूर्ति जी की रचना, यानी सही सीक्वेंस होगा पहला वाला। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाणक्य के द्वारा नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जो सही है वो देखते हैं, जो गलत है यानी जो उसने नहीं कहा है वो वाला देखते हैं। पवन सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है, ये बात उसने नहीं कही है। नेक्स्ट है मनुष्यता अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए, ये बात सही है, उसने कहा था। दुर्ग द्वार टूटता है और अभी हमारे वीर सैनिक इस दुर्ग को मटियामेट करते हैं, ये उसने नहीं कहा था। फिर लास्ट में आता नेक्स्ट आता है वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है, सही बात है। मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो, गलती उसने नहीं कहा था, यानी ACE ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूछा है कौन सा कथन नहीं है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला चालाक तो बड़े हों पर मुझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा, ये बात सही है। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान नहीं था, ये गलत है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, ये बात सही है। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते थे, ये गलत है, उससे रिलेटेड नहीं है। मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, ये सही है, यानी बी और डी इसका ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, सॉरी गलत है, बी और डी गलत है, ये कहानी से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना, नाटक और नाटककार के बारे में पूछा है इन्होंने। तो सभागार नाटक रघुराज नागर जी का है, ठीक है, और समय सार ये बनारसी दास जी का रचना है। नहसु नहुष नहुष जो है ये बहुत फेमस है गोपाल चंद्र जी की, और आनंदन रघुनंदन ये विश्वनाथ सिंह जी की रचना है। तो इसका सही आंसर ए होगा, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त किया है। श्री विद्यानिवास मिश्र ने यह कथन किस इतिहासकार का है? यह कथा अच्छा किसने कहा ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, या रामचंद्र तिवारी जी ने? तो इसका सही आंसर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट डिटेल आंसर तो रहा। 55 नंबर देखते हैं। स्वनिम की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य पूछा है इसने, ठीक है। स्वामिन किसी भाषा की लघुतम अखंड इकाई होता है, सही बात है। स्वनिम में अर्थ परिवर्तन की शक्ति होती है, सही बात है। स्वनिमों में ध्वन्यात्मक समानता की ओर प्रवृत्ति होती है, ये बात सही है। स्वनिमों की प्रवृत्ति अपरिवर्तनशील होती है, गलत है ये, बाकी सब सही हैं, तो यही इसका आंसर है डी। ये रहा डिटेल्ड आंसर, बाकी का डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखना, सत्य पूछा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हम ढूंढते हैं। मिथक बुद्धिमूलक होते हैं तथा किसी व्यक्ति के चेतन मन से संबंध होते हैं, गलत है। मिथक जो है अनेक आद्य बिंबों का गुच्छा होते हैं, केवल एक प्रतीक से उसकी सृष्टि नहीं हो सकती, सही बात है। काव्य बिंब का मुख्य कार्य संप्रेषणीयता है तथा यह कलाकार की अनुभूति और प्रमाता के बीच संबंध स्थापित करने वाला सूत्र है, सही बात है। प्रतीक स्वतः संभावी होते हैं जबकि बिंबों का निर्माण एक सचेष्ट क्रिया है, गलत है। फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अवचेतना मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावलंबियों से है, ये बात सही है, यानी BCE सही है, BCE सही है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी है तभी कुछ होगा। बकरी नाटक में यह कथन किसका है? सत्यवीर का है, कर्मवीर का है, दुर्जन का है, या फिर सिपाही का है? तो सही आंसर है कर्मवीर का। कर्मवीर ने ये बात कही थी।
ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अगेन मल्टीपल टाइम रिपीटेड 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 रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंडों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर ये नहीं लगा सके ना तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और सबसे पहले रचना देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये प्रकाशित हुई थी 1969 में, ठीक है। फिर उसके ठीक अगले साल दूसरी पुस्तक प्रकट हो गई मार्केट में। याद करने के कुछ तरीके बना लो। 1970 में आ गई। फिर 70 के बाद फिर तीसरी पुस्तक आ गई प्रवासी की डायरी 1971 में। फिर नेक्स्ट आ गई इनकी बसेरे से दूर, लेकिन ये 7 साल के गैप पे आई थी 1978 में। और लास्ट में आई थी 10 द्वार से सोपान, ये 1985 में आई थी। बहुत लंबे गैप के बाद आई थी। ऐसे याद रखो कि 1982 में जो है अरे अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी उनके सीने पेट में, कूली वाला जो सीन हुआ था, उसके 3 साल बाद 1885 में इन्होंने ये रचना प्रकाशित की थी। अब आई होप कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस हिसाब से इसका जो ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। संस्था और संस्थापक। प्रार्थना समाज, ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज जो है इसके संस्थापक हैं महादेव गोविंद राणे दे। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर जी हैं इसके संस्थापक। वेद समाज केशव चंद्र सेन जी हैं इसके संस्थापक। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी हैं इसके संस्थापक, यानी सी ऑप्शन सही है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। पात्र और उपन्यास से हमें मिलान करना है। पात्र क्या है? कृपाराम। कृपाराम जो है वो जिंदगी नामा का कैरेक्टर है, जो कि कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित है। रंगनाथ राग दरबारी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है और इसे श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। ब्रज किशोर जो है ये परीक्षा गुरु का कैरेक्टर है और इसे लल्ला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। रामू मानस का हंस से रिलेटेड, जिसे अमृतलाल नागर जी ने रचा है। क्वेश्चन और इस हिसाब से जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण जिंदगी नामा उपन्यास का है? ठीक है, यानी कौन कौन सा उदाहरण इसमें जो है वो जिंदगी नामा का है। पहला का सिर हिलाकर कहा, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, खंडन मंडन हो रहा है, सुनो भी और सुनाओ भी। सही बात है। नेक्स्ट है आप यह क्या कहते हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका बर्ताव और तरह कैसे समझ सकता था। गलत है। हवा थी उड़ गई, समझा दिया लोगों को कि आपकी मर्जी के बिना आपका पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। सही बात है। मामला हो सीधा साधा तो अदालत भी लंबी चौड़ी तरास खरास नहीं करती। ये बात भी सही है। इसी से लिया बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है क्या पगली? गलत। ACD इसका सही आंसर बी है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। अधिनियम और वर्ष। ये अधिनियम कब आया था और किस वर्ष आया था, ये हमें देखना है। चलो, राजभाषा अधिनियम 1963 में आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है, तो कुछ गिने चुने चीज़ें हैं, इसे पढ़ लो। एक सिंपल सी सीट है, बना लो और इसी से काम हो जाएगा। राजभाषा संकल्प ये 1968 में आया था। फिर है प्राधिकृत पाठ्य केंद्रीय विद्या अधिनियम, ये 1973 में आया था। और लास्ट राजभाषा नियम ये 1976 में आया था। और एक ये पूछते हैं राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग कब था? 1955 में। 1960 में दूसरा वाला। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लो, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मैं बहुत दिन नहीं जीऊँगी, भट्ट थोड़े दिनों की अतिथि हूँ, मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। यह कथन किसका है? निपुणिका का है, भट्टिनी का है, भैरवी का या व्रज का है? वज्र। तो इसका सही आंसर निपुणिका उसका ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। छायावादी हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है, उक्ति है। यह उक्ति किसकी है? इलाचंद जोशी जी की है, नगेंद्र की है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की है या प्रभाकर माचवे की है? तो सही आंसर है प्रभाकर माचवे। उन्होंने विष्णु प्रभाकर माचवे उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है, यानी हमें यहाँ पे देखना कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला है, इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख रखा, उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। गलत है, उससे
नहीं है। नेक्स्ट है, मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर जा आ रही है, मैं अब स्थिर न रह सका। ये भी गलत है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। सही है। मैं और भी चक्कर में पड़ गया, भोला सही, देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या है, हो सकती है। ये गलत है। जनता शांति चाहती है, हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुता और प्रेम पर पड़नी चाहिए। ये बात सही है। यानी ए बी डी जो है वो है इसका सही आंसर। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। डॉक्टर ग्रियर्सन के जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार कुमाऊनी की कितनी उपबोलियां हैं? 10, 12, 13 या फिर 14? तो उनके अनुसार 12 बोलियां हैं टोटल। ये रहा डिटेल आंसर। कुमाऊनी की टोटल 12 बोलियां। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। ठीक है, सत्य कथन यहाँ पे देखना है। सूर को भावाधिपति और सूर के प्रेम को जीवनोत्सव कहा था। ये बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीला और दान लीला को आनंदोल्लास का विधान कहा था। सही बात है। गोपियों की वचन वक्रता अमर्यादित है। गलत। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। सही बात है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टि कूट वाले पद विद्यापति का अनुकरण नहीं है। ये बात गलत है। तो यानी ए बी डी इसका आंसर है, ए। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, फिर भी मैं इस घर में चिपका हूं, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं, घर घुसरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। यह कथन किस नाटक से लिया गया है? आगरा बाजार, अंजू दीदी, भारत दुर्दशा या फिर आधे अधूरे? तो इसका सही आंसर है आधे अधूरे, मुझसे ये लिया गया है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु न सह जैसे चौपट राज। संदर्भित पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं? 1, 2, 4 या छठा अंक? तो इसका सही आंसर है छठा अंक। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत, पुह सिद्धांत, श्रमध्वनि सिद्धांत या फिर श्रवण सिद्धांत? तो इसका सही आंसर जो है वो है भौगोलिक सिद्धांत और श्रवण सिद्धांत। ये दो इससे रिलेटेड नहीं है। इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्रवृत्ति है तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंतक का है, और यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, राम कुमार वर्मा जी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है? तो इसका सही आंसर है बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, पात्र और नाटक। तो कौन सा पात्र किससे है? जैसे आलस्य भारत दुर्दशा से है। ठीक है, ये फेमस है। प्रियंगु इससे रिलेटेड है, आषाढ़ का एक दिन से। और रामगुप्त जो वो ध्रुव सामनी से फेमस है। दुर्जन जो है बकरी से रिलेटेड है। तो यानी इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्य नाटक किसने लिखा है? बनवारी ने, सबल सिंह चौहान ने, गणेश कवि ने या फिर विश्वनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर है गणेश कवि ने लिखा था ये नाटक। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, चांद सूरज के बीरन किस विधा की रचना है? जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा या फिर रेखा चित्र? तो इसका सही आंसर है संस्मरण। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को जन्म वर्ष के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, लोनजाइन, इसका पहले जन्म क्रम देख लेते हैं उस हिसाब से। पहले जो लोनजाइनिस था ये फर्स्ट या सेकेंड शताब्दी में पैदा हुए थे। जॉन ड्राइडन जो है ये 1631 में पैदा हुए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 1770 में पैदा हुए थे। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ये 1709 में। एंड लास्ट वन है क्रोचे 1866 में जन्म लिए थे। इस हिसाब से आंसर बी है। ये रहा इसका
डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। शब्द और प्रवर्तक, अंतर्विरोध, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं क्लीथ ब्रुक्स, ठीक है, यानी यही है। और अनेकार्थता ये विलियम एप्सन। यह तनाव के एलन टेडे, यानी यही है। विरोधाभास के रॉबर्ट पेन वॉरेन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वो ए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आदि अंत जैसी कथा है, लिख भाखा चौपाई कहें, यह पंक्ति किसकी है? जायसी की, कबीरदास की, तुलसीदास की या फिर केशव दास की है? तो इसका सही आंसर है जायसी। जायसी ने ये लिखा था। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित कथन मैला आंचल उपन्यास से है, इन्हें क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में हमें डालना है। तो सबसे पहले इसमें आता है बी, चलते चलते पग उथका। फिर आता है नगर रहा 9 कोस। फिर नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर बीच ही में डेरा परा। फिर नेक्स्ट आता है ये कहूँ कौन का दुख। एंड लास्ट में आता है उल्टी जग की रीत, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर ए है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाली शब्द की व्युत्पत्ति है। पाठ, पाल, पाली, पाली। पंक्ति, पंक्ति, पाक्ति, पाली, पाली। तो यही इसका सही आंसर है। परिपाय, परिलय, पर्याय, पलियाय, पाली। प्राकृत, प्राकट, पाड़, पाल, पाली। ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने कहा था ना, इसे रट लो, बार बार पूछते हैं कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। चलो, प्रेम पथिक जो है 1914 में प्रकाशित हुई थी। लहर पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुई थी 1933 में। यही बार बार पूछे हैं। झरना, आंसू, कामायनी, लहर, ये 4 तो पूछते हैं। जैसे कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी। झरना जो है वो 1918 में प्रकाशित हुई थी। आंसू रचना जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी। यानी इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो है ए बी डी सी ई। ये रहा डिटेल्ड आंसर, बाकी का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। कथन है और ये पात्र, यानी किस कथन ने ये पात्र कहा था। मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। तो इसका जो पात्र है ये महामाया ने कहा था। फिर है तुमने मुझे क्षमा कर दिया है ना भट्ट, तुम महान हो, मैं तुच्छ हूँ, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया होगा। ये निपुणिका का कथन है। महाराज, आप इस जम्मू द्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा हैं। ये सुगत भद्र जी का है। कह देना भद्र की देवपुत्र तुवर, मलिंद की कन्या आपको प्रणाम कहती है। भट्टिनी का ये कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा वो सी है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, यह कथन किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का है, इंशाअल्लाह खां का है, सदा सुख लाल नियाज का है या फिर लल्लू लाल जी का है? तो सही आंसर है सदा सुख नियाज, उनका कथन है ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पेरियोप्सिस एक असाधारण लेख है। लोंजाइनस के संबंध में यह किस विद्वान का अभिमत है? सेंट सबरी का या फिर डेविड डेचेज का, एलन टेट का या बिमसेट एवं क्लीथ ब्रुक्स का? तो इसका सही आंसर है बिमसेट एवं क्लीथ ब्रुक्स। देखो, कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में क्या लगा सकते थे कि इन 3 ऑप्शंस में सिंगल राइटर्स के नाम है, इसमें 2 क्यों लिखेगा एग्जाम ने ज़बरदस्ती का उसको वो पढ़ा है क्या? मेहनत करने का मन करेगा? नहीं करता। आपका मन करता है, किसी का करता है काम करने का? नहीं करता। तो एक्स्ट्रा क्यों लिखेगा अगर ये सही आंसर ना होता? 2 आदमी का नाम ना लिख के सिंपल 1 लिख के छोड़ देता अगर गलत बनाना होता।
क्योंकि वो सही आंसर इसलिए उसे लिखना पड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास में उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो पहले से बात के क्रम में लगाना, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये पंक्ति आती है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी की अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। सही बात कहते हैं, आज भी यही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बवासीर के 4 आदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिस का युग समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है डी, रंगनाथ ने कहा वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियाँ निकालते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बी, कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता था, यह वह कहता क्या इसी का नाम इंसानियत है। एंड लास्ट में आता है 5वें नंबर पे, पिताजी गीता की बात कर रहे हैं। रुक्मन बाबू ने सोचा अब देखें यह दरोगा बचकर कहाँ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, पुस्तक और रचनाकार की पुस्तक कौन सी है। देखो, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान ये लिखे हैं जॉन लियोन्स ने। फिर आता है तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ये पीडी गुणे ने लिखा है। एंड नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान, इसे लिखा है गोलोक बिहारी धल जी ने। और वाक्य विन्यास का सैद्धांतिक पक्ष, इसको लिखा है नोअम चोम्स्की। यानी इस हिसाब से जो सही सीक्वेंस बैठता है वो है डी। तो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, अर्थालंकार के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य कथन ढूंढना है हमें। कथन पहचान कीजिए। तो इन पांचों में से असत्य कथन कौन सा है वो देखना है हमें। तो जहाँ उपमेय का कार्य उपमान से कराया जाए वह परिणाम अलंकार होता है, सही है। जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण या तात्पर्य भेद से अनेक रूपों का प्रकरणों में कथन किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है, सही है। काव्यलिंग अलंकार में किसी वास्तविक बात को छिपाकर और उसका निषेध कर कोई सत्य या असत्य बात कही जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, जहाँ अप्रस्तुत का कथन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, सही है। जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्यों की धर्म भिन्नता पर भी बिंब प्रतिबिंब से समानता हो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाता है, ये गलत है। सी और डी है, ई इसका आंसर है, यानी डी इसका आंसर है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। बाकी का जो बचा हुआ आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रकाश का प्रकाशन वर्ष, ये 2-3 बार पूछ चुके हैं, पीवाईक्यू में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे तो 1914, बट फिर भी देख लें 1913, 1915, 17, 14। तो इसका सही आंसर 1914 में आई थी प्रिय प्रवास। ठीक है, ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। 88वीं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। तो ठीक है, यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ कृति है, सही बात है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है, ये बात सत्य है। और नेक्स्ट है, इसका कथानक गुप्त काल से संबंध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत, सही बात है। डी, रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक चारों कालों का है, गलत। और ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता नहीं है, ये बात गलत है। तो डी ई यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर, बाकी का ये डिटेल्ड आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारी रचनाएं उनके सीक्वेंस लिखे हुए हैं कि कब प्रकाशित हुई हैं और लिख लेना, काम आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में घटित घटनाओं को उन पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले कौन सा हुआ था चीज़ और फिर नेक्स्ट में कौन सा हुआ। देखो, सबसे पहले हुआ था बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1990 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे नागरी पचाड़ी सभा द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु समिति का गठन। फिर नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पे ये आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण। एंड लास्ट आता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद का गठन किया जाना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, नाम मंजरी किसकी रचना है। परमानंद जी की है, नंददास की है, कृष्णदास की है या फिर छीतु स्वामी की है। तो इसका सही आंसर है नंददास, ये उनकी रचना है।
अब आगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके बाकी का डिटेल आंसर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 96 तक के लिए एक पैसेज है, ये पैसेज आप पढ़ लीजिए। ये रहा पैसेज यहाँ से यहाँ तक, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार आनंदवर्धन से पूर्व काव्य का सर्वस्व किसे माना था? अलंकार, रीति, ध्वनि, रस। तो इसका सही आंसर है अलंकार। अलंकार को रस माना था। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 उद्भट द्वारा प्रस्तुत किस अलंकार में ध्वनि तत्व के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्रतिवस्तुपमा, व्यतिरेक या फिर पर्यायोक्त, व्यंग्यार्थ। तो सही आंसर है पर्यायोक्ति। 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, गद्यांश के अनुसार ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भामा आदि आचार्यों ने ध्वनि तत्व को प्रारंभ से ही स्वीकृत किया है। गलत। दंडी के प्रस्तुत प्रतिवस्तुपना में ध्वनि तत्व का स्पष्ट संकेत। गलत। आनंदवर्धन के अनुसार प्रतिवस्तुपमा आदि अलंकारों को ध्वनि नहीं माना जाना चाहिए। सही है। अलंकार अंगी है और गुण तथा वृत्तियां उसके अंग हैं। गलत है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार व्यंग्यांश समन्वित होने से किस अलंकार का चमत्कार अधिक बढ़ जाता है? उपमा का, रूपक का, या फिर दीपक का, या फिर पर्यायोक्ति का? तो इसका सही आंसर है पर्यायोक्ति का। ये रहा आंसर बाकी का। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए आनंदवर्धन द्वारा निम्नलिखित में से किसका खंडन नहीं किया गया है? तो लक्षणा शब्द शक्ति का, अलंकार का, ध्वनि का, रीति का। तो सही आंसर ध्वनि है। ये रहा इसका बाकी का आंसर। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 96 से क्वेश्चन नंबर 100 के लिए पैसेज है, इसे आप पढ़ लीजिए। आई होप इसे पढ़ लिया होगा आपने। बाकी का जो बचा हुआ पैसेज है वो ये रहा। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। गद्यांश में लेखक ने किसे सहायक भूमिका का निर्वाह करने की सलाह दी है? इतिहास पुरुष को, मध्य प्रतिभावान को, यस यही बात है, उच्च प्रतिभावान को नहीं, अपने लक्ष्य तक सीमित लेखक को नहीं। ये रहा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। गद्यांश के लेखक ने शेक्सपियर को किस रूप में स्मरण किया है? मनुष्यता की जीवांत शक्ति का स्मरण कराने वाले लेखक के रूप में। यस यही सही है, बाकी का ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार मनुष्यता किसी इतिहास पुरुष के रूप में स्मरण नहीं करती है? जो मानवीय चेतना के उच्चतर स्तर के प्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल करती उन्हें। जो मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन्हें करती है। जो लेखक जीवन की गहराई में प्रवेश करते हैं, उन्हें भी करती है। जो लेखक मानव विकास के जटिल रूप को बोध कराते हैं, उन्हें नहीं करती है। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। गद्यांश के रूप में अवतरित दोब्रोल्यबोव का यह चिंतन मूलतः किस विषय पर केंद्रित है? मानव मूल्य पर, कलाकार की कसौटियों पर, या फिर जीवन की प्रेरणा पर, सर्वांगीण विकास पर, यानी कलाकार की कसौटियों पर बेस्ड है। बाकी का क्वेश्चन नंबर 100 है। गद्यांश के अनुसार मानवीय चेतना के उच्चतर स्तर का प्रतिनिधि करने वाले लेखक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुण नहीं है? मानव हृदय को समझना, मानव की गहराइयों में प्रवेश करना, मनुष्यता के लिए प्रेरक व्यक्तित्व, या आत्मगौरव से पूर्णता पर परिपूर्ण। तो ऑप्शन डी सही है। इसी के साथ ये वीडियो को पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक हमने पूरा कर लिया। और अगर आप यहाँ वीडियो को यहाँ तक देखते हुए चले आए तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सकता है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।